हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हम आज वैद्युत आवेश के बारे में अब देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया था दोस्तों। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। हम चार्ज के बारे में स्टडी भी करेंगे और उस पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं हम उसके बारे में स्टडी भी करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज। इसको हम कहते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। 1 मिनट। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? अगर हम इसका डिफिनीशन अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे? वैद्युत आवेश के डिफिनीशन में आप क्या बताएंगे? जैसे किसी भी पदार्थ में जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ में जो उसमें विद्युत की मात्रा होती है, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। कहेंगे सर अब ये क्या चीज़ होती है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, हर एक मैटर में इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि भाई हर एक मैटर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हैं, और ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज हर मैटर अपने आप में क्या है? एक इलेक्ट्रिक है। उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसमें क्या है? विद्युत, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। बस जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर भी एटम क्यों आके न्यूट्रल होते हैं, ये हमें शॉक क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जितना इस पर आपके इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, और दोनों के चार्ज पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव प्रोटॉन के चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव हैं। इक्वल अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए ये एटम किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर कोई एटम, मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम है, ये क्या होता है? 11 होता है एटॉमिक नंबर इसका। तो हाँ, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? 283, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्री कर सकता है। मान लीजिए कि एल्यूमिनियम एटम जो है, हमने एल्यूमिनियम का कोई एक एटम लिया और उसने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, बगल में किसी को दे दिया। तो अब इस पर जो 3 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पर +3 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये एटम नहीं रहा, अब यही पूरा एटम क्या बन गया? आयन बन गया। क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, तो एटम आयन बनते हैं, यह ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे के इक्वल नहीं रहती है तो उस एटम को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जिस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल नहीं होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब इसमें क्या है? अब तो 3 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, तो प्रोटॉन तो जितना न्यूक्लियस में उतने ही हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 10 हो गई, लेकिन इसमें प्रोटॉनों की संख्या 13 ही है। तो जब किसी एटम में इनकी संख्या जो है डिस्टर्ब हो जाती है तो इसी ये क्या बन जाते हैं? आयन बन जाते हैं दोस्तों। तो आपने क्या देखा कि हर एक मटेरियल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए आप कह सकते हैं हर मैटर में, पदार्थ में क्या होती है? विद्युत होती है। तो किसी पदार्थ में जो विद्युत की मात्रा होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश के ही, अब देखिए, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो जो आपका वैद्युत आवेश होता है, इसको अगर हम डिफिनीशन देना चाहें तो कैसे देंगे? किसी, यहाँ पे लिखेंगे किसी मैटर का मतलब होता है पदार्थ, किसी मैटर में इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी को, किसको? इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी को, किसको? इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी मतलब मात्रा को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है।
तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं हम उस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही क्या होगा आपका चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम होती है दोस्तों। और भी यूनिट होती हैं, हम आगे बताएंगे, अभी यहाँ नहीं बताएंगे। इसका एक यूनिट और होता है जिसको हम एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं, एक यूनिट और होता है, ये कहाँ से आता है इसको हम बताएंगे, ठीक है। एम्पियर सेकेंड भी इसका एक मात्रक होता है। तो इस तरह से ये आपकी चार्ज हो गया। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई अगर मैटर है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें विद्युत की मात्रा कितनी हो गई, एक ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगी। अगर मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर विद्युत की मात्रा होगी। अगर किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो विद्युत की मात्रा होगी वो क्या होगी, n × e होगी। यानी जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसमें विद्युत की मात्रा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे। अगर हम इसी पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे प्रोटॉन के, तो इसकी सिंबल क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। इसलिए जो आपकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है प्लस माइनस n × e होती है। अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Q/E, मतलब जो आपका E का एक फिक्स वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। ये आपका E का फिक्स वैल्यू होता है। इसको हम पुट करके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका वैद्युत आवेश, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। तो अगर आपसे पूछ दे कि किसी भी पदार्थ में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें विद्युत की मात्रा बताइए, उसमें विद्युत आवेश का मान बताइए, ठीक है। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर देता है कि किसी पदार्थ में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ तो नहीं लिखा जा सकता है, आप निकालिए इस चीज़ को। मान लीजिए कोई भी पदार्थ है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें विद्युत की मात्रा कितनी होगी। अगर आपका चार्ज दे दे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगी उसकी भी संख्या पूछता है, तो इसको कैसे निकालेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मैटर है, एनी मैटर, ठीक है, अगर उसमें n की वैल्यू, विद्युत की मात्रा, अगर n की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो फाइंड आपको प्राप्त करना है किसकी वैल्यू को, Q की वैल्यू को। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, ठीक है। इफ़ एनी मैटर n = 10, ये n है, ध्यान दीजिएगा। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। आप क्वेश्चन करके लिख लीजिएगा। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो उसमें आवेश का मान बताइए, तो क्या होगा, Q = n × प्लस माइनस सिंबल जरूर लगाना है, n × e, यानी कि आपका चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आप माइनस का सिंबल लगाएंगे, किसका, माइनस का। तो यहाँ पे 10 है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, तो क्या हो जाएगा, -16 × 10⁻⁹ कूलाम। ये हो जाएगा उसमें विद्युत की मात्रा। इसी को हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ दे किसी पदार्थ में अगर विद्युत की मात्रा ये है -16 × 10⁻⁹ कूलाम, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो कुछ नहीं, इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे। यहाँ पे दे दे क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 2 करके पूछ दे कि यदि किसी पदार्थ में, ठीक है, यदि किसी मैटर में, आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, यदि किसी मैटर में अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Q = मान लीजिए आपके साथ क्वेश्चन बना के दे देता है कि 16 × 10⁻⁹ कूलाम अगर आवेश है, क्या है, इतना कूलाम चार्ज है, तो आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बतानी है। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो Q = क्या होता है, प्लस माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन की बात है तो माइनस ही लगाएंगे हमेशा। तो यहाँ पे अगर हम E निकालना है तो Q/ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो ये इसका भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n = क्या हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू Q/E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/E। तो हम Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दें
तो Q की वैल्यू कितनी है आपके 16 × 10⁻⁻19 और E का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अगर चार्ज पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, कि भाई चार्ज कितने प्रकार के होते हैं और फिर इनका क्या रहस्य होता है इसमें। हम इन सब बातों का दोस्तों अच्छे प्रकार से क्या करने वाले हैं, अब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो प्रकार का होता है, ध्यान देना है। एक होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वह शाखा होता है, वो ब्रांच होता है जिसमें हम चार्ज के स्थिर अवस्था से संबंधित अध्ययन करते हैं। चार्ज के स्थिर अवस्था से संबंधित साइंस का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या चार्ज के स्थिर अवस्था से संबंधित फेनोमेना का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहाँ चार्ज स्थिर होते हैं वहाँ क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ चार्ज मूव करते हैं वो क्या होता है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर लें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका चार्ज क्या होगा, इसमें आपका चार्ज, इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत की, उसको बोलते हैं गतिक विद्युत की। तो अगर हम चार्ज की कंडीशन देखें तो इसमें चार्ज क्या होता है आपका, स्टैटिक होता है। और इसका जनरली सोर्स क्या होता है स्टैटिक चार्ज का, तो ये होता है आपका फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। कैसे, देखिए जब घर्षण होता है ना, घर्षण होने से आपका स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है, जनरली होता है ये। जैसे आकाशीय बिजली, आप लाइटनिंग को देखते हैं, जब बादलों में तेज़ घर्षण होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और अर्थ का पोटेंशियल लो है, बीच का एयर हो जाता है ब्रेक डाउन। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वॉकर हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो एयर ब्रेक डाउन हो जाने से लाइटनिंग इफेक्ट हो जाता है, कई लाख एम्पियर करंट फ्लो हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो जहाँ कंडक्टर मिला वहीं फ्लो हो जाएगी। आपकी बॉडी में भी आप लिक्विड है उसमें भी कंडक्टर है, आप भी कंडक्टर हैं, या कोई मान लीजिए ऐसा वृक्ष है, पेड़ है जिसमें पानी ज़्यादा है, मतलब क्या है कि वो बहुत ऊंचा है, पानी ज़्यादा है, उसमें भी करंट पास हो जाती है। जब पास होती है तो फट जाता है वो, क्योंकि कई लाख एम्पियर करंट होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, इसलिए पेड़ वगैरह सब फट जाते हैं, बहुत हैवी करंट होता है वो। तो वहाँ आप देखते हैं कि बादलों में तेज़ घर्षण होने से ये उत्पन्न होता है। अगर जनरली अगर आप देखेंगे तो अगर आप सिल्क को ले करके सिल्क को रब करिए, किसको, सिल्क को रब करिए ग्लास, किसके साथ, ग्लास के साथ, विथ ग्लास। अगर सिल्क को ले लीजिए और ग्लास से उसको रब करिए तो आपका ग्लास क्या हो जाता है, ग्लास गेट्स पॉजिटिव चार्ज और सिल्क गेट्स नेगेटिव चार्ज। तो आपका जो ग्लास होता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लेता है, सिल्क क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो स्टैटिक चार्ज होते हैं उनका जो सोर्स है जनरली वो क्या है, फ्रिक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चार्ज का इसका जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर, जिसको हम डिटेल्ड स्टडी आगे करेंगे। तो इसमें दो प्लेटें जो होती हैं ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और बीच में आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब इसमें भर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, कि इंसुलेटर टाइप का होता है, जिसमें जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। आप जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि उसमें बराबर होते हैं, इसलिए तो न्यूट्रल है। जब इसको हम इसमें उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसमें भरते हैं तो उस मटेरियल का जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसी घटना होती है जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करने लगती है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, वैद्युत बल रेखा, ठीक है, यह कहाँ जाती है, प्लस से माइनस की ओर मूव करने लगती है, ठीक है, इसी के थ्रू। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, इस मटेरियल को क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को क्या करता है, कंडक्ट करता है, तभी तो इसके थ्रू होकर के पास हो पाती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। इसके इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। और यहाँ चार्ज क्या है, स्टैटिक है, तो यहाँ पे कौन सा फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो जब चार्ज स्टैटिक होता है तो ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन यहाँ से पास हो रही हैं, और इस मटेरियल, ये जो मटेरियल है इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडेंस कर रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को जब ये कंडेंस कर रहा है तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन से आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ बाहर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, प्लस। एक्सटर्नल वाला किधर है, इधर है, और इंटरनल देखिए प्लस से माइनस। इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, बीच में जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है प्लस से माइनस, उसका डायरेक्शन इधर है, बाहर वाले का डायरेक्शन प्लस से माइनस उधर है। यानी कि जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का क्या होगी, समेशन होगी, डिफरेंस होगी, जाहिर सी बात है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू जनरेशन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके वजह से क्या होता है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो टोटल प्रभाव था जो बाहर से जा रहे थे उन कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब रिड्यूस होता है तो आप जानते हैं कि V बराबर E इंटू ई डी होता है, V प्रोपोर्शनल टू, यानी कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू E। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्या है, इनके बीच का वोल्टेज। तो जब आपका E कम होता है ना तो V भी कम होता है। C कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, Q अपॉन V। तो आप देखेंगे जब आपका यहाँ पे V रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आपने क्या देखा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, ये इंसुलेटर से डिफरेंट होता है डाइलेक्ट्रिक, इसमें पोलराइजेशन की घटना होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट भी कर सकता है। अगर केवल इंसुलेटर है, प्योर इंसुलेटर है, नॉन पोलर इंसुलेटर है, तो वो ये काम नहीं कर पाता है। यही डिफरेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में और इंसुलेटर मटेरियल में, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जैसे डाइलेक्ट्रिक भरा तो डाइलेक्ट्रिक भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है, वोल्टेज रिड्यूस होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ बताने का सीधा मतलब यही था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जो स्टैटिक होता है ऑलवेज प्रोड्यूस, हमेशा जो आपका चार्ज जो स्टैटिक होता है ऑलवेज प्रोड्यूस, हमेशा ये प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब चार्ज आपका स्थिर होता है तो कौन सा फील्ड बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो रटना नहीं है इस चीज़ को। अगर कहीं भी ऐसा आता है पॉइंट्स आपके सामने तब तुरंत समझ जाइएगा कि सर ने बताया था कैपेसिटर में जो फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत बल रेखा, वो प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहे थे, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जब चार्ज स्टैटिक होता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से जो इसमें इवेंट्स होते हैं, इस बात को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए अब जो आपके चार्ज जब मूव करेंगे, अब हम इसको ठीक से पढ़ाने के लिए हम इन सारी चीज़ों को रब करेंगे। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इजीली। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि चार्ज जब मूव करता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, वो कौन सा इफेक्ट डालता है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए।
तो चलिए अब हम देखते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम कहते हैं गतिक विद्युत की, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के उसमें हम क्या लपेट दें? तार लपेट दें, ठीक है, पूरा। और तार लपेटने के बाद इसको हम सप्लाई दे दें प्लस से माइनस, तो उसमें क्या होता है? करंट फ्लो होने लगता है। क्या फ्लो होने लगता है? करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है, परफेक्टली मैग्नेट बन जाता है। इसकी दो पोलैरिटियाँ आ जाती हैं, एन और एस। तो कौन सा एन होगा, कौन सा एस होगा, इसको कैसे हम जानेंगे? अपने फिंगर से। जब अपने उंगलियों को इनके डायरेक्शन में रखेंगे तो अंगूठा हमेशा एन सिरे को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो बचा वो हमेशा यस हो गया। पहला मेथड, हम करंट को अपने दाहिने हाथ के अंगुलियों को करंट के डायरेक्शन में रखिए। जो आपका ये थंब होगा हमेशा नॉर्थ साउथ को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, आप यहाँ पे घड़ी रखिए, ठीक है। अगर देखिए घड़ी के चलने में घड़ी के चलने के दिशा में करंट का डायरेक्शन आ रहा है तो हमेशा वो टर्मिनल क्या होगा? यस पोल होगा। अगर घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमेशा कौन सा साइड होगा? नॉर्थ साउथ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया है। अगर आप अपने आँख से देख रहे हैं, जो आप सिरा देख रहे हैं, टर्मिनल आप देख रहे हैं, अगर उसमें करंट का डायरेक्शन घड़ी के अपोजिट है तो हमेशा कौन सा साइड होगा? नॉर्थ साइड होगा। आप अपने आँख से देख रहे हैं, अगर उसमें करंट का डायरेक्शन अगर घड़ी के चलने के दिशा में होगा तो हमेशा कौन सा होगा? साउथ पोलैरिटी होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा? अब यहाँ एन और एस हो गया तो जाहिर सी बात है अब इसका एक फील्ड होगा जहां हम दूसरे मैग्नेट को रखेंगे, एन पोलैरिटी को रखेंगे तो रिपल करेगा, एस पोलैरिटी को रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। इसका एक क्षेत्र होगा जहां तक ये अपना प्रभाव दिखा सकेगा, उसके बाहर इसका प्रभाव न्यूट्रल हो जाएगा, इसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसके इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए इसका रेंज ये आ रहा है, तो इसके रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते क्या हैं? कंपास लेते हैं और जब इसको रखते हैं ना तो उसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू होता है, ठीक है। ऐसे डिफ्लेक्शन आना शुरू होता है, ऐसे हम मिलाते जाएं तो जो रेखा आती है एन से निकल करके कहाँ तक जाती है? एस की ओर जाती है, ठीक है। फिर यहाँ दूसरा यहाँ पे फिर देखेंगे आप, फिर यहाँ से खींचें तो यहाँ से एन से निकल कर के एस की ओर जाती है, फिर यहाँ से एन से निकलती है और ये एस की ओर ही जाती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड का बाहर जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है? एन से एस की ओर होता है। इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा? अब देखिए अंदर हम बात करेंगे तो हमेशा एस से एन की ओर जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर हमेशा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? एस से एन की ओर जाता है। बाहर कहाँ जाता है? एन से एस की ओर जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जब चार्ज फ्लो हुआ तो कौन सा फील्ड जनरेट किया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। अब ये मटेरियल भी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से कंडक्ट कर रहा है। चूँकि यह मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्ट कर रहा है तो मतलब इसका क्या हुआ कि इसकी परमेबिलिटी क्या है? हाई है। तो जब मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने पास से कंडक्ट करता है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं, चुंबकन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये भी कंटेन करता है। उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक कौन सी प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने की प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक मटेरियल की सी प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, धारण करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को पास करने की प्रॉपर्टी। तो इनकी जो ये प्रॉपर्टी है जिससे ये प्रॉपर्टी है ये मैग्नेटिक फील्ड को पास कर रहा है, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम परमियंस कहेंगे। आपका इससे जो बनता है परमिबिलिटी, पर मीटर लेंथ का जो परमियंस है वही परमिबिलिटी है। उसी प्रकार से जो आपकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास से कंडक्ट करता है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? परमिटिविटी होती है। समझ रहे हैं ना? वहाँ हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए एयर भी इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, इसलिए एयर की भी अपनी परमिबिलिटी होती है जिसको μ0 μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को मैग्नेटिक फील्ड में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। यहाँ बस इतना जानिए कि जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता है जनरली प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है जनरली क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने एक लाइन में आपको बताया कि जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कैसे चीज़ों को समझ लिए हैं आप, तुरंत आपके दिमाग में आएगा हाँ मैग्नेट में जब करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक मटेरियल में तो स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है। कब तक? जब तक करंट फ्लो होता है, बाद में नहीं, ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है हम बता दें कि इसमें असंख्य परमाणु हैं भाई, एटम है, बहुत ज़्यादा एटम है इसके अंदर भाई, मैटर है तो एटम बहुत ज़्यादा रहेंगे ही रहेंगे। तो एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ड्यू टू दैट मूवमेंट, उसके इस मूवमेंट के कारण हर एटम अपने आप में क्या होता है, एक मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि उसमें चार्ज मूव करते हैं। तो एटम इसके अंदर जो हैं वो सब मैग्नेट हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं इस प्रकार से एट रैंडम। क्या है ये एट रैंडम मान लीजिए यहाँ पे हम बना दें, इसमें जो छोटे छोटे मैग्नेट हैं या नेस, अब यहाँ यस एन आ जाएगा, अब यहाँ या नेस आ जाएगा, सब ऐसे ही एट रैंडम क्या है, बिखरे पड़े हैं। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वाला क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है, एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वाला क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो जब एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरा न्यूट्रलाइज कर देगा तो कोई इफेक्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जिगजैग है। नेट डायरेक्शन में इनका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फील्ड है वो क्या है, जीरो है, इसलिए कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे इनको एक पर्टिकुलर फील्ड में रखा जाता है तो इसके जो असंख्य है, जो इसके इनफाइनाइट एटम हैं, उनका एन सिरा एक साइड की ओर और एस सिरा एक साइड को धीरे धीरे अलाइनमेंट होना शुरू होते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम में 1000 एटम के एन सिरा इधर आया, एस सिरा इधर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। फिर थोड़े समय के बाद 1500, फिर थोड़े समय के बाद 2000 एटम का, ऐसे फिर 2500 एटम का। तो जैसे जैसे एन इधर होते जाएंगे, एस इधर होते जाएंगे इस एटम का, वैसे वैसे स्ट्रांग मैग्नेट बनता जाएगा, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, मतलब उतना ही तीक्ष्ण मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ये। लेकिन जब सारे एटम इसके अलाइनमेंट हो जाएंगे, सारे के एन एक साइड में, एस एक साइड में हो जाएंगे, तो कितना हो फील्ड बढ़ाइए, करंट बढ़ाइए, उसमें अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो इसीलिए अब जैसे ही फील्ड हम हटाते हैं तो फिर सारे एन एस उसमें क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए ये जो आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज मूव करता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी लेके आता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें जितना भी हमने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टैटिक चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है और आपका मूविंग चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। फिर अगर हम बात कर लें किसके बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज आपका स्टैटिक होता है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज आपका मूव करता है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, चार्ज क्या होते हैं, आयन में चार्ज में क्या डिफरेंट है। आपने देखा किस तरह से एटम चार्ज को जब डिलीवर करता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बताने का आपको प्रयास किया है। अगले वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है, क्यों आखिर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। बहुत लोग कहते हैं मान्यता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे हम और बताएंगे कि जो एक करंट होता है जब मेटल में फ़्लो होता है तो किसके वजह से फ़्लो होता है, जब लिक्विड में फ़्लो होता है तो किन के वजह से फ़्लो होता है, जब ये मेटल गैस में फ़्लो होता है तो कैसे फ़्लो, जब ये करंट गैस में फ़्लो होता है तो कैसे फ़्लो होता है। इससे फार्मूला क्या है, अगर आप मान लीजिए एक बेलन के साइज़ का कंडक्टर है तो उसमें करंट फ्लो होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। बहुत सारी बातों को लेकर के अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कितनी होती है, या किस इलेक्ट्रिसिटी रोल के द्वारा ये परमिशन दिया जाता है अलाउ होने, ये फ्रीक्वेंसी के बैरी होने का। इन सारी बातों को अगले सेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा हमारा द्वारा दिया गया लेक्चर आप हमें ज़रूर बताइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।